राणा रॉयल स्कूल बोरावड़ से। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आज का हमारा विषय होगा मौलिक अधिकारों के तहत निवारक नजरबंदी एवं मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। तो शुरू करते हैं निवारक नजरबंदी। जानकारी लेते हैं निवारक नजरबंदी क्या होती है। तो निवारक नजरबंदी एक तरह से किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध खतरा किए जाने की संभावना से उसको बिना न्यायिक प्रक्रिया के गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर कुछ समय के लिए बंदी बनाया जा सकता है। तो ये होता है निवारक नजरबंदी। परिभाषा के रूप में देखा जाए तो परिभाषा किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध खतरा उत्पन्न करने की संभावना से बिना न्यायिक प्रक्रिया की कुछ समय के लिए बंदी बनाए जाने से है। इसमें दो बात आई सामने। पहली तो यदि किसी व्यक्ति से राष्ट्र को कोई खतरा उत्पन्न हो जाए, ऐसी संभावना व्यक्त की जाए कि इस व्यक्ति से राष्ट्र को कोई खतरा है, तो उसको बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के कुछ समय के लिए बंदी बनाया जा सकता है। कुछ समय का मतलब इसकी समय अवधि रखी गई है। समय रखा गया है 3 माह, यानी कि 3 महीने तक बिना किसी अपराध के भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। वास्तव में निवारक नजरबंदी वो है व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए। यह कोई सजा नहीं है, सजा नहीं है, बल्कि अपराध करने से रोकना है। वैसे इसका कई बार दुरुपयोग भी हुआ है। जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसका दुरुपयोग हुआ। तो ये इसकी समय सीमा रखी गई है 3 माह, लेकिन कभी कभी इससे अधिक समय तक के लिए भी यदि इसको गिरफ्तार रखना है, तब अगर 3 महीने से ज्यादा समय के लिए गिरफ्तार रखना है तो एक परामर्श बोर्ड होगा, उसके परामर्श से ही रखा जा सकता है। परामर्श बोर्ड के परामर्श से 3 माह से अधिक समय तक बंदी बनाया जा सकता है। और उस परामर्श बोर्ड में, ये जो परामर्श बोर्ड है, उसमें एक ऐसा व्यक्ति होगा जो न्यायिक प्रक्रिया का जानकार हो, यानी कि कोई रिटायर्ड जज हो। तो उस परामर्श बोर्ड का जो सलाह आएगी उसी के आधार पर उसको अधिक समय तक गिरफ्तार रखे जा सकता है। तो इस तरह से निवारक नजरबंदी एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए बंदी बना सकते हैं। इसका उल्लेख कहां है? इसका उल्लेख मौलिक अधिकारों के भाग में है। मौलिक अधिकारों के भाग में दिया गया है। कहां है?
अनुच्छेद 22 के खंड संख्या 3, 4, 5, 6 में इसका उल्लेख किया है। अनुच्छेद 22, 3, 4, 5 और 6 में इसका उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में। तो इस तरह से ये अधिकार किसी व्यक्ति को यह निवारक नजरबंदी जो किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने की एक प्रक्रिया का नाम है। अधिनियम भी पारित हो चुका है। तो पहला है निवारक निरोध अधिनियम जो 1950 में पारित किया गया था। दूसरा है आतंकवादी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, उसको 1971 में पारित किया गया था। तीसरा विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम एवं तस्करी विरोध, इसके अलावा एक टाडा और एक कोटा, उसके बाद एक गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम जिसमें कोटा के कई सारे प्रावधानों को शामिल किया। तो हम जो आज पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक 12वीं के आधार पर यदि हम देखें तो हम 2 ऐसे निवारक नजरबंदी अधिनियमों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो एक अध्यादेश के जरिए लागू किया गया था और दिसंबर 1980 में से लागू किया गया था। इसके क्या प्रावधान है? ये सबसे पहले सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने की संभावना तथा दूसरा राष्ट्र के विरुद्ध खतरे की संभावना से किसी भी व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है। समय अवधि वही है, अधिकतम 3 माह, लेकिन इसके बाद यदि इसको और नजरबंद रखना है तो उसके बारे में 1984 में पुनः अध्यादेश द्वारा इसे थोड़ा कठोर किया गया। कठोरता के रूप में क्या प्रस्ताव रखे गए? पहला प्रस्ताव, यदि किसी व्यक्ति को यह नजरबंदी प्रस्ताव की अवधि समाप्त हो गई है या वापस ले लिया गया है आदेश, या रद्द कर दिया है, 3 परिस्थितियां हैं, समाप्त हो गया, टाइम पूरा हो गया, वापस ले लिया है या इसे रद्द कर दिया है, तो उसके बाद यदि इसको दोबारा नजरबंद करना है तो उसके लिए दोबारा नजरबंद के लिए इसे नया नजरबंदी आदेश देना होगा। नया नजरबंदी आदेश के द्वारा ही इसे पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर ये 3 परिस्थितियां हैं तो दोबारा नया आदेश जारी करना पड़ेगा। दूसरी बात, अलग अलग नजरबंदी मामलों में, अलग अलग मामलों में न्यायालय अलग अलग विचार करेगा। सारे मामलों पर एक साथ विचार नहीं किया जाएगा। यदि मामले अलग अलग है, अलग अलग मामलों में नजरबंद किया गया है तो उसके लिए अलग अलग ही न्यायालय विचार किया करेगा। इस तरह से इस अधिनियम को हमारी पाठ्य पुस्तक में है, वो है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, इसे भी अध्यादेश के जरिए ही लागू किया गया।
यह भी अध्यादेश से ही लागू किया गया है। कब लागू किया गया था? पोटा नामक जो अध्यादेश था, पोटा नामक जो अधिनियम है, उसके पश्चात के बाद 2004 में से लागू किया गया। यह भी अध्यादेश था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद समस्या का समाधान, इस उद्देश्य से किसी आतंकवाद की संभावना होने पर किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता था, नजरबंद किया जा सकता था। तो इसका उद्देश्य यह है कि किसी व्यक्ति को आतंकवाद की संभावना, आतंकवादी की संभावना पर उसको कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यह अधिनियम 2004 में लागू हुआ। अब हम आगे देखते हैं निवारक नजरबंदी कानून का मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब क्या ये उचित है या ये अनुचित है? तो इसको देखा जाए तो ये उचित भी है और अनुचित भी है। इसकी आलोचना भी की जाती है तो ये ठीक भी है। अब हम पहले देखते हैं इसकी आलोचना क्यों की जाती है। तो आलोचना का प्रमुख बिंदु है कि ये अलोकतांत्रिक है। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक को बिना न्यायिक प्रक्रिया के गिरफ्तार करना गलत है। साथ ही साथ ये अलोकतांत्रिक इसलिए भी है क्योंकि ये नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से, स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करता है, इसलिए ये अलोकतांत्रिक है। दूसरा इस पर आरोप लगता है कि ये प्रतिक्रियावादी है, यानी कि अपने राजनीतिक प्रतिविरोधियों को दबाने के लिए काम में लेने के कारण से इनकी आलोचना की जाती है। लेकिन आज के दौर पर यदि देखा जाए तो ये ठीक भी है। इसका क्या फायदा? ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि आज सभी देश आतंकवाद जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में इन समस्याओं से सुलझाने के लिए, इन समस्याओं को निपटाने के लिए ऐसे कानून जरूरी है, अन्यथा व्यक्ति इनकी आड़ में, स्वतंत्रता की आड़ में राष्ट्र के विरोधी कोई कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जरूरी भी है और इसकी दो कारणों से आलोचना भी की जाती है। स्टॉप। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार ये हमारे लिए कितने उचित है या इनमें अभी कितनी कमियां रह गई हैं। कमियों को देखने के लिए हम इनका मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन करते हैं। जैसा कि महत्व या आवश्यकता के समय आपको बताया था कि ये नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है, शोषण मुक्त जीवन देते हैं, लोकतांत्रिक देश के लिए जरूरी है, लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, गरिमामय जीवन के लिए जरूरी है। तो इस तरह की कुछ ऐसी आवश्यकताएं आपको बताई थी जो इसका महत्व, इसका मूल्यांकन के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे सामने रखते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे इनकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है, आलोचना के प्रमुख बिंदु कौन कौन से। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि मौलिक अधिकार, हमें बहुत सारे अधिकार मिलता है, लेकिन साथ ही साथ इन पर आरोप ये लगता है कि इन पर बहुत सारे किंतु लगा दिए गए हैं। हर मौलिक अधिकार के बाद एक किंतु लगा दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन
विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बावजूद इस पर किंतु यह लगा दिया गया है कि हम ऐसा भाषण नहीं दे सकते, ऐसे विचार प्रकट नहीं कर सकते जो राष्ट्र की एकता के लिए खतरा उत्पन्न करते। तो इनको देखते हुए आलोचक इन पर इनकी आलोचना करते हैं कि इन पर अनेक प्रतिबंध है। अनेक प्रतिबंधों के कारण से कई विद्वानों ने इसे कहा है कि अधिकार हमें एक हाथ से अधिकार देते हैं, एक हाथ अधिकार देता है तो दूसरा हाथ छीन लेता है। एक हाथ से दिया जाता है तो दूसरे हाथ से छीन लिया जाता है। इस तरह की उक्ति इनके लिए प्रचलित है। क्यों? क्योंकि इन पर प्रतिबंध बहुत ज्यादा लगा दिए गए। स्वतंत्रता देते हैं लेकिन स्वतंत्रता एक सीमित बिंदु तक ही है, इसलिए इनको एक हाथ से अधिकार दिए जाते हैं तो दूसरे हाथ से अधिकार उन्हें प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि इन प्रतिबंधों का उपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जाता है। अपने राजनीति के जो विरोधी हैं उनको दबाया जाता है इनके द्वारा। तो प्रतिबंधों का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए, जैसा कि निवारक नजरबंदी के बिंदु में हमने देखा था कि निवारक नजरबंदी किस तरह से राजनीतिक विरोधियों को दबाता है। 3 महीने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार कर देने का अधिकार देता है। तो ये राजनीतिक विरोधियों को दबाने का प्रयोग करते हैं, दबाने हेतु इनकी आलोचना इस कारण से भी की जा सकती। तीसरी आलोचना हम देखते हैं कि आपातकाल में तो नागरिकों को अधिकार से वंचित किया जा सकता है जो कुछ समय तक उचित लगता है। ऐसा लगता है कि ये ठीक है, लेकिन शांति काल में भी नागरिकों को अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। बताया था आपको, निवारक नजरबंदी इसी तरह का एक कानून है। शांति काल में भी नागरिकों को अधिकारों से वंचित किया जा सकता है और इस तरह से वंचित किए जाने के कारण एचबी कामत ने इसको कहा कि ये ऐसा उपबंध है, नजरबंदी एक ऐसा उपबंध है जो पुलिस राज्य की स्थापना करता है, जो अलोकतांत्रिक है, जो एक लोकतांत्रिक देश में अधिकार नागरिकों के लिए जरूरी है उनका हनन करता है। इसलिए यह एक उचित नहीं है, इन प्रावधानों को उचित नहीं माना जा सकता। आगे हम देखते हैं निवारक नजरबंदी की प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया जो है, न्यायालय हमें अधिकार दिलाने का काम करता है, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है। आज यदि हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण लें तो न्यायालय पुनः हमें अधिकार दिलाता तब तक बहुत ज्यादा समय बीत जाता है। साथ ही साथ खर्चीली प्रक्रिया है, आम नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकता, खर्चीली है और जटिल प्रक्रिया है। इसलिए इसकी आलोचना इस बिंदु पर भी की जा सकती है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो अधिकार दिलाने का काम करती है वो बहुत अधिक जटिल है, आम नागरिक यहां तक पहुंच नहीं सकता। साथ ही साथ आरोप यह भी लगता है कि व्यवस्थापिका की निरंकुशता को रोक नहीं सकता। व्यवस्थापिका कानून द्वारा ऐसे कानून का निर्माण कर सकती है जो नागरिकों के हितों के प्रतिकूल हो। अगर नागरिकों के हितों के प्रतिकूल कानून भी बना दे तो भी उनसे नागरिकों को बचाया नहीं जा सकता। तो प्रतिकूल कानूनों की स्थिति में बचाया नहीं जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिका की निरंकुशता का भय रहता है, अधिकार भी उन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। साथ ही आलोचना का अगला बिंदु यह भी है कि वैसे तो नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, लेकिन अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी के इस माहौल में
के माहौल में इसे व्यावहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। यानी उनको शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है, लेकिन गरीबी उनको शोषण के लिए मजबूर कर देती है। तो इस तरह से हम कुछ बिंदु लेते हैं जिनके आधार पर मौलिक अधिकारों की आलोचना की जा सकती है। इसी के साथ मौलिक अधिकारों का अपना ये अध्याय समाप्त होता है। अब आगे नीति निर्देशक तत्व जो कर